गरुड़ प्रकाशन के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने जून 2022 की दर्पण का सारांश लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने अप्रैल और मई की सूजस आपके लिए चैनल पर इसका 2 वीडियो मैंने अपलोड किया है और अब ये तीसरी है, इस साल की तीसरी है। वैसे मैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की भी सारांश रूप में लाऊंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। तो ये सूजस प्रत्येक एग्जाम के लिए उपयोगी है। इसमें जो जून की सूजस हैं, इस जून की सूजस से पर्यावरण विशेषांक पर आधारित है। पर्यावरण के आंकड़े यानी वन स्थिति कितनी है, सुरक्षित वन कितने, आरक्षित वन कितने, अवर्गीकृत वन कितने हैं, किस जिले में सबसे ज़्यादा वन है, किस जिले में सबसे कम वन है, झाड़ियाँ कहाँ ज़्यादा हैं, सघन वन कहाँ ज़्यादा हैं। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वन और वन के आंकड़ों के संबंध में आपको कोई भी दूसरी किताब, आलतू फालतू किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको इस वीडियो को ढंग से देखना है और आपको अगर उपयोगी लगे तो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के बीच में। ठीक है, तो हाँ, एक बात और है। ये जो मैं सूजस को आपके लिए ला रहा हूँ, उसका PDF फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। PDF फॉर्म का मतलब कंप्यूटराइज टाइपिंग किया हुआ। PDF फॉर्म का मतलब ये नहीं कि ये PPT वाली, ये नहीं। PDF फॉर्म में मतलब कंप्यूटराइज शॉर्ट में, यानी ये जैसे ये PPT लगभग 25 PPT हैं, तो वो कंप्यूटराइज पेज होंगे। एक सूजस के मुश्किल से 4-5 पेज होते हैं सारांश रूप में कंप्यूटराइज किया हुआ। तो आप वीडियो देखें और मुझे अगर आप चाहिए तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 9460612352, इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी आपको ये मिल सकता है। तो अपन ये स्टार्ट करते हैं। आज की ये सूजस जून माह की सूजस है। ये जो पेड़ हैं, ये जो आपको पीले रंग का, केसरिया रंग का या हिरमिच कलर का जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये रोहिड़ा पुष्प है, रोहिड़ा है, रोहिड़ा का पेड़ है ये। रोहिड़ा पेड़ है। रोहिड़ा पेड़ के बारे में तो आप जानते ही होंगे। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। इसको मरु शोभा भी कहते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रखना है इसका। और ये जो रोहिड़ा के पेड़ हैं, ये सबसे ज़्यादा बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर साइड में मिलेगा, यानी दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में मिलेगा। इसको मरुस्थल का सागवान भी कहते हैं। इसका फर्नीचर बनाने में काम लिया जाता है। ये काफ़ी मतलब और जो पेड़ हैं और जो इमारती लकड़ी है उसकी तुलना में ये काफ़ी मुलायम होता है। तो फर्नीचर बनाने में ये इसको काफ़ी मतलब आसान रहता है। इसके लिए कलात्मक फर्नीचर बनाने में काफ़ी आसानी रहती है। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं इसके लिए। ये जून 2022 एक योजना चली थी, राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई थी। योजना का नाम था घर में वन तक जैव विविधता संरक्षण। यानी घर से, सॉरी ये घर से है, घर से वन तक जैव विविधता संरक्षण। एक योजना चली थी कि आप घर से लेकर वन तक जैव विविधता को संरक्षण कैसे करना है। इसके लिए एक सेक्रेड कॉरिडोर बनाया गया है। सेक्रेड कॉरिडोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। सेक्रेड कॉरिडोर बनाया गया जिसमें ये कहा गया है कि शहरों और गांवों में जो नदी और नाले हैं उनके तट के आसपास क्या करना है, वृक्षारोपण करना है। सेक्रेड कॉरिडोर, सेक्रेड कॉरिडोर यानी जंगल, वन, जो नदी है, नाले हैं, खाड़े हैं जो प्राकृतिक रूप से बह रहे हैं, ठीक है, उनके आसपास वृक्षारोपण करना। यानी मानसून के दौरान या अगर वो नालों में पानी पड़ा रह रहा है, नाले भरे हुए रह रहे हैं, बैरिकेड बनाए गए हैं नालों में, तो वहां पर वृक्षारोपण करना। तो इसको क्या नाम दिया गया, सेक्रेड कॉरिडोर नाम दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये आ सकता है कि सेक्रेड कॉरिडोर का संबंध किससे है, तो वृक्षारोपण से, वन संरक्षण से संबंधित है। अब देखो राजस्थान में वनों की वैधानिक स्थिति क्या है। ये सूजस का ही रिकॉर्ड है टोटल में, किसी अपनी तरफ से कुछ नहीं है, ना मैंने किसी और बुक को फॉलो किया है। प्योर सूजस है, सूजस में जो है वो ही दिया मैंने। तो राजस्थान में, किसी भी राज्य में या राजस्थान में जो वन है, वनों को 2-3 भागों में बांटा जाता है। आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ये सबको पता है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि वनों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। अब राजस्थान में जो रिजर्व फॉरेस्ट है,
उनका एरिया है 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, 12,176.24 वर्ग किलोमीटर, जो 37.05% है, 37.05%, यानी राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का ये टोटल वन है। देखो 32,864.62, 32,864.62, यानी 32 तो याद करना ही है, 8 चौक 32 आया, और फिर 8 8 64, तो 8 इंटू 8 64 हुआ, और 8 चौक 32, तो 32,864.62, ठीक है, ये इसका एरिया है। इसका इतना तो है आरक्षित वन, यानी 12,176, और जो रक्षित वन है वो कितना है 18,864.45, ठीक है, इन दो का ध्यान रखना है। तो प्रश्न आ जाएगा राजस्थान में कौन से वन सर्वाधिक है, रक्षित है, आरक्षित है, वर्गीकृत है, तो कौन सा है, रक्षित वन ज्यादा है। अगर एरिया देखें तो 18,564.45 वर्ग किलोमीटर। अगर प्रतिशत देखें इसका, तो जो आरक्षित वन है 37.05 है, और रक्षित वन है वो 56.49 है। कितना है, 56.49। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछे हुए हैं अभी किसी हाल ही के किसी एग्जाम में, ये पूछा हुआ प्रश्न है। और अवर्गीकृत वन कितना है, 6.46 है। अवर्गीकृत वन है वो 6.46 है, ये ध्यान रखना। हर साल, हर 2 साल में वन रिपोर्ट आती है, वन रिपोर्ट में थोड़ा बहुत इसमें इन दोनों में थोड़ा सा परिवर्तन होता है, ये तो घट जाता है या बढ़ जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आरक्षित वन और रक्षित वन। अब राजस्थान में प्रदेश की वानी की परिदृश्य क्या है, यानी राजस्थान में वनों के संबंध में पूरे आंकड़े क्या है। मैं पूरे आंकड़े बताऊंगा इसमें, आपको कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, एकदम बिल्कुल सारांश रूप में, ठीक है। तो कुल अभिलेखित वन, यानी सीधी सी बात है, ये लैंग्वेज थोड़ा सा इस एग्जाम में कभी कभी ये लैंग्वेज आ जाती है, प्रश्न में लैंग्वेज लिख लिया जाता है कि राजस्थान में कुल अभिलेखित वन कितने हैं या रिकॉर्डेड वन कितने हैं। तो कितना है, वही अपन ने पिछले पेज पे देखा था, 32,864.62 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, जो 37.0 सॉरी ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना है, 9.60% है। ये कितना है, यानी राजस्थान का ये जो वन क्षेत्र है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9.60 है, यानी राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, ये राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है। इस क्षेत्रफल का ये कितना है, 9.60 है। देखो ये 32,000 है और ये 34,000 है, तो आ रहा है ना 10% के आसपास आ रहा है, 32 34 तो 9.60 है। देखो ये आ गया है यहाँ पे, राजस्थान में कुल वन क्षेत्र कितना है, 9.60 है। राज्य का कुल वनावरण कितना है, ये वनावरण है, यानी वन से घिरा हुआ क्षेत्र कितना है, 16,655 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब ये देखो ये 3 चीजें आई है इसमें। अब ये क्या कह रहा है, अभिलेखित वन के अंतर्गत कौन कौन से वन शामिल है। जो ये अभिलेखित वन है 32,864.32, 32,864.32 जो अभिलेखित वन है, यानी जो अभिलेखित वन है उसमें कौन कौन से वन हम शामिल करते हैं। तो अभिलेखित वनों के अंतर्गत हम क्या शामिल करते हैं, वनावरण शामिल करते हैं। क्या करते हैं, वनावरण। वनावरण कितना है, 12,560 है। ये अभिलेखित वन के अंतर्गत इतना वनावरण है, ये राज्य का कुल वनावरण है, ये राज्य का कुल वनावरण है, और ये रिकॉर्डेड वन के अंतर्गत वनावरण है। प्रश्न आ जाएगा सीधा कि राज्य का कुल वनावरण कितना है, तो 16,656 रट लेना आपको, कुल वनावरण कितना है 16,655। अब आ जाए कि अभिलेखित वन के अंतर्गत राजस्थान का वनावरण कितना है। अभिलेखित जो रिकॉर्डेड वन है, रिकॉर्डेड का मतलब जिसके बारे में पूरा रिकॉर्ड है, अवर्गीकृत की बात नहीं की जा रही है, रिकॉर्डेड वनों की बात की जा रही है, ठीक है। तो उसमें अभिलेखित वनों के अंतर्गत कितना है, ये वनावरण कितना है 12,550 वर्ग किलोमीटर है। और बाकी ये जो ये वनावरण है और ये राज्य का वृक्षारोपण है, ये दोनों एरिया हैं वो अभिलेखित वन के बाहर है। अब इसको और इनको तीनों को जोड़ोगे तो ये टोटल वनावरण, इसको और इसको जोड़ोगे तो टोटल वनावरण आ जाएगा इसको, यानी किसको,
इस वनावरण को आप जोड़ो तो ये आएगा 16,655 आएगा। इस दोनों को जोड़ना है तो राज्य का कुल वनावरण आ जाएगा। राज्य का कुल वनावरण कितना है? 16,655 वर्ग किलोमीटर। और राज्य का रिकॉर्डेड वनावरण कितना है? 12,560 वर्ग किलोमीटर। ठीक। और ये राज्य का वृक्षारोपण है, इतना पर पेड़ लगाए गए हैं, वृक्षारोपी रोपित क्षेत्र इतना है। ठीक है, तो आपको कुल कुछ चीजें ध्यान रखनी है। कुल अभिलेखित वन कितने? 32,864। और राज्य का कुल वन क्षेत्र का कितना परसेंट है? 9.60%। क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ये जो क्षेत्र पूछा है ये राज्य का वृक्षारोपण के अंतर्गत आता है। ये सामाजिक वानिकी का उदाहरण है। ये सॉरी फॉरेस्ट्री है, ये एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री है, कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है। कृषि वानिकी का ये उदाहरण है एक। राज्य का कुल वनावरण और वृक्षावरण कितना है? वनावरण और वृक्षावरण 25,388। अब इसमें क्या करना है? इसमें तीनों जोड़ने हैं। कौन सा? रिकॉर्डेड वन, ठीक है, ये तीनों जोड़ने हैं। इनको ये जोड़ना है, एक आपको 12,560, एक ये जोड़ना है 4,095 वर्ग किलोमीटर और 8,733 वर्ग किलोमीटर। यानी राज्य वनावरण दोनों जोड़ने, अभिलेखित क्षेत्र के अंतर्गत वनावरण जोड़ना है, अभिलेखित क्षेत्र से बाहर के वनावरण जोड़ने हैं, और राज्य का कुल वृक्षारोपण जोड़ोगे तो ये यहां पहुंच जाएगा 25,388 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है ना, ये जो वनावरण प्लस वृक्षावरण दोनों आगे ना, ये पीछे वाली तो ऐसा है, देखो ये राज्य का ये वृक्षावरण, ये वनावरण, ये वनावरण, इन तीनों को जोड़ा तो टोटल कितना आएगा? ये आएगा। समझ गए? अब ये जो वनावरण, टोटल वनावरण प्लस वृक्षावरण, ये टोटल कितना हुआ? 25,388 वर्ग किलोमीटर। ये राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का कितना है? 7.42%। 7.42%। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये RS और एग्जाम के लिए, कॉलेज लेक्चर के लिए, स्कूल लेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण कितना है? दोनों वनावरण भी और वृक्षावरण कितना है? 0.037%। 0.037% कितना है? 0.037% है प्रति व्यक्ति औसत वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला है। कौन सा वाला? ये जो टोटल वनावरण और वृक्षावरण है जो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का, ये इतना परसेंट है। वन का, सॉरी क्षेत्रफल का नहीं, वन क्षेत्र का। वन क्षेत्र है ना 32,864.32 है ना, 62, जो 32,864 ये 62, इसका ये है ना, ये इसमें शामिल है। और ये कितना है? टोटल 9.60% है। और ये कितना है? 7.42% है। तो 7.42। और अब प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति वृक्षारोपण और वनावरण कितना है? वनावरण और वृक्षारोपण कितना है? तो 0.037%। 0.037%, ये ध्यान रहे। अब देखो, वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार अब देखते हैं कि क्या क्या है राजस्थान की स्थिति का। ये मैंने पूरी की पूरी सूजस को ही फॉलो किया है। अगर सूजस में कहीं पर कोई टॉपिक, कोई पॉइंट रिपीट हो रहा है तो मैंने उसको वापस रिपीट किया है, और रिपीट किया है तो कहीं के डाटा में थोड़ा सा कुछ वर्ग किलोमीटर का चेंजेस आ जाएगा। जैसे मैं इसी पेज पे एक चेंज बताता हूँ, वो मैंने अपनी तरफ से नहीं किया है और ना कोई मेरी गलती है उसमें कि भाई टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो अभी आ जाएगा, यहाँ पे कोई गलती दिखेगी, वो गलती नहीं है, वो आंकड़ों के अनुसार ही है, सूजस में जो आंकड़े दिए उसके अनुसार ही है। देखो यहाँ वनावरण और वृक्षारोपण कितना है? 25,387.96 वर्ग किलोमीटर, और यहाँ कितना है?
25,388 वर्ग किलोमीटर। ये और ये दोनों एक ही है, ये और ये दोनों एक ही है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जाम में या तो ये आएगा या फिर ये आएगा। ये हो सकता है थोड़ा पहले का आंकड़ा हो, ये थोड़ा बाद का आंकड़ा हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मामूली सा ही अंतर है। 388 387, एक पॉइंट कुछ डेढ़ वर्ग किलोमीटर का थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक है, तो अब देखो ये कितना हुआ, 25,388 वर्ग किलोमीटर या 25,387.96 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, ये 7.42%। ये वाला यहाँ मैंने अभी देखा था ना। अच्छा, ठीक है। अब देखो कितना है, ये 7.42%, ये इसका 7.42% और ये इसका प्रति व्यक्ति है। अब देखो राजस्थान का वन क्षेत्र कितना है, 3,42,249, सॉरी, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वन क्षेत्र कितना है टोटल, ये तो क्षेत्रफल हुआ, वन क्षेत्र कितना है वो ये अपन ने किया है 32,864.62 हजार वर्ग किलोमीटर। टोटल वन क्षेत्र कितना है, 9.60 है। अब देखो राज्य का कुल वनावरण कितना है, ये वनावरण है, वातावरण हो गया है, ये वनावरण है। राजस्थान का कुल वनावरण कितना है, वन आवरण कितना है और वृक्षारोपण कितना है, इनको जोड़ोगे तो वनावरण प्लस वृक्षारोपण आ जाएगा। तो राजस्थान का कुल वनावरण कितना है, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर, 16,654.96 वर्ग किलोमीटर है, ध्यान रखना। और कुल वृक्षारोपण कितना है, 87.33 वर्ग किलोमीटर, 87.33 वर्ग किलोमीटर। ये वृक्षारोपण जो अपन ने पहले किया है वही है, वापस वन विभाग की रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार। अब देखो राज्य में राष्ट्रीय उद्यान कितने राष्ट्रीय उद्यान है, 3। सीधा प्रश्न आता है कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है। अलग अलग गाइड में अलग अलग दे रखी होगी, कुछ गाइड अपडेट नहीं होगी, कुछ गाइड हैं जो जबरदस्ती एडवांस में अपडेट कर दी गई है कि कहीं पर न्यूज आई कि संभावित ये राष्ट्रीय उद्यान होगा तो उन्होंने उसको नंबर में काउंट कर लिया है। तो आपको कितने राष्ट्रीय उद्यान करने हैं, 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं, 3। और टोटल वन्य जीव उद्यान कितने हैं, 27 है। कितने हैं, 27 है। और टोटल कंजर्वेशन यानी संरक्षित क्षेत्र कौन से हैं, संरक्षित रिजर्व क्षेत्र कौन से हैं, कितने हैं, तो टोटल इनकी संख्या कितनी है, 15 है। ये ध्यान रखना। टोटल राष्ट्रीय उद्यान कितने, 3। वन्य जीव उद्यान कितने, 27। और कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र कितने हैं, 15। यानी ये 3, ये 27। अरे वन्य जीव उद्यान तो अधिक होंगे तो 27 है, कंजर्वेशन भी अधिक होंगे 15 है, और ये राष्ट्रीय उद्यान 3 है। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, 3 है। ठीक है, अब देखो टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना जो 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के द्वारा भारत सरकार का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें बाघों को संरक्षण देने के लिए 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। यानी शुरुआत तो 72 में हो गई थी, स्थापना 1973 में हुई। भारत का पहला जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो जिम कॉर्बेट था, उत्तराखंड में है। और राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा था, रणथंभौर था। राजस्थान का पहला रणथंभौर था और भारत का पहला जिम कॉर्बेट था। ठीक है, अब राजस्थान में 4 टाइगर प्रोजेक्ट है। कितने, 4 टाइगर, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़, विषधारी। रणथंभौर पता ही है, सवाई माधोपुर में है। सरिस्का कहाँ पर है, अलवर में, सबको पता है। मुकुंदरा हिल कोटा में है, चंबल नदी के आसपास, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान, और या फिर दर्रा टाइगर प्रोजेक्ट जिसको मुकुंदरा भी कहते हैं। रामगढ़ विषधारी ये बूंदी में है, ये सबसे नया है, पिछले साल का, ये 2021 का है। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये पक्षी उद्यान कितने हैं, पक्षी उद्यान अगर ये प्रश्न पूछ लेना, अधिकांश बच्चे इसको गलत करेंगे कि पक्षी उद्यान कितने पक्षी उद्यान कितने हैं, अधिकांश बच्चे इसको गलत करेंगे।
क्या है, कितने हैं, दो है, केवलादेव और सांबर, केवलादेव और सांबर। ठीक है। एक फैक्ट यहाँ पर और है, काम का है, ये जो केवलादेव और सांबर हैं ये रामसर साइट में भी शामिल है, रामसर साइट में भी शामिल है। ये रामसर साइट का कॉन्सेप्ट है 1971 में, 71-72 में, ये ईरान का एक रैमसर, रैमसर है वैसे नाम, वैसे रामसर कह देते हैं अपन इसको, और ये लिखा हुआ होता है न्यूज़ वगैरह में भी यही लिखा होता है। रामसर एक जगह है, वहाँ पर एक सम्मेलन बुलाया गया, पर्यावरण से संबंधित सम्मेलन था। उस सम्मेलन में ये कहा गया कि जितने भी दुनिया की वेटलैंड एरिया है, नम भूमि क्षेत्र हैं, जो पारिस्थितिकी अनुकूलित हैं, जैव विविधता के युक्त हैं, यानी नम भूमि जिसमें 3 से 4 मीटर की गहराई में पानी हो, 3 से 4 मीटर की गहराई में नमी हो, और वहाँ की वनस्पति आसपास की वातावरण, आसपास की वनस्पति से बिल्कुल भिन्न प्रकार की जैव विविधता हो, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या किया जाए, रामसर साइट में शामिल कर दिया जाए। तो राजस्थान में ये केवलादेव, भरतपुर कला और सांबर, ये रामसर साइट बहुत पहले से ही शामिल है। ठीक है। इसके अलावा जयपुर का मानसागर झील को भी रामसर साइट में मतलब शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ठीक है। और इसके अलावा बूंदी में एक जगह है चांदोलाई, चांदोलाई को भी उसमें शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा जो चंबल उद्यान है उसको भी इसमें शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वर्तमान में अभी है वो दो कोई मान्य है, पूर्ण रूप से अधिसूचित रूप से दो ही है, ये ध्यान रखना। अब राजस्थान में कुल प्रादेशिक वन मंडल कितने हैं, वैसे तो 13 वन मंडल है, लेकिन ये कह रहे हैं कुल प्रादेशिक वन मंडल कितने हैं, 38 है। प्रादेशिक वन मंडल कितने हैं, 38 है। और वन्य जीव मंडल कितने हैं, 16 है। वन्य जीव मंडल, वन्य जीव मंडल कितने हैं, 16 है। ये देखो एक चीज देखते हैं अपन वापस, देखो कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं, 15 है। वन्य जीव मंडल कितने हैं, 16 है। कंफ्यूज मत हो जाना, वन्य जीव मंडल है, ये जीवों को वर्गीकृत किया गया मंडलों में, ये वनों को मंडलित क्या कहते हैं, विभाजित किया गया मंडलों में, वो 38 है। ठीक है। अब एक ये सूजस का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जयपुर और जोधपुर में दोनों संभाग है, जयपुर और जोधपुर, इन दोनों में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र स्थापित किए गए। सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है। और उसके बाद 7 और शहरों में इनकी स्थापना की गई है। टोटल कितने हैं, 7 शहरों में, जयपुर में है, अजमेर में है, भिवाड़ी में है, अलवर में है, उदयपुर में है और पाली में। यानी राजस्थान में सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता की जांच के लिए केंद्र स्थापित किए गए, जो कितने हैं, 7 है। पहले कहाँ स्थापित हुए थे, जयपुर और जोधपुर में। ये अब टॉपिक चेंज हो गया है। ये हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत है, उनके द्वारा क्या ये जो पौधों को कुछ खाद वगैरह दी जा रही है, ये पर्यावरण दिवस के अवसर पर का एक प्रोग्राम था जिसमें ये पौधों को खाद दे रहे हैं। ठीक है। मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत पौधारोपण कार्यक्रम करते हुए, ये पौधारोपण कार्यक्रम न करके ये क्या कर रहे हैं, खाद दे रहे हैं। ठीक है। अब वनों से संबंधित ये संस्थाएं हैं, वैसे ही संस्थाएं आपको इससे ज़्यादा भी कहीं गाइड में मिल जाएगी। मेरी जो किताब है गरुड़ प्रकाशन की, गरुड़ प्रकाशन की राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था, उसमें इससे भी ज़्यादा संस्थाएं मिल जाएगी आपको। ठीक है। तो आप उन संस्थाओं को पढ़ते हैं, अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन ये जो चारों संस्थाएं हैं ये बहुत काम की संस्थाएं हैं, ये ध्यान रखना। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए ना कि राजस्थान वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो अधिकांश गाइड में ये पॉइंट नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी किताब में ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि मैं समय समय पर अपनी किताब को, कोविड की वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बाकी मैं समय समय पर अपनी किताब को अपडेट करता रहता हूँ। अब इस साल के लिए लगभग अपडेट हो चुकी है और जल्दी से ये आपके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो राजस्थान के वानिकी और वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, जयपुर में। सीधी सी बात है, जब भी वानिकी की बात आ जाए, जब भी वानिकी की बात आ जाए तो अपन क्या करेंगे, जयपुर ही करेंगे। अगर कोई संस्था आपको पता नहीं है तो आप उसको उत्तर लगभग क्या करें, जयपुर ही करेंगे। मरुवन प्रशिक्षण केंद्र जयपुर में, वन प्रशिक्षण केंद्र अलवर में,
ये वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट है, एक वाला ये वाला, और एक ये वाला इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये देखो, ये सेंटर फॉर कंजर्वेशन, क्या नाम है इसका, आप लिख भी सकते हो इसको, सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक संस्था है, ये एक संस्था है, नाम क्या है, सेंटर फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 18 दिसंबर 2021 में की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप मेरी इंपॉर्टेंट को यूं के हवा मत समझना, मेरी जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको केवल हवाबाजी मत समझना। बहुत, मैं जब कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है तो आप इसको अच्छे से रट लो, एग्जाम हॉल में आप मुझे जरूर याद करोगे। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 22 साल हो गए हैं, पिछले 15 सालों से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, और 22 साल से मैं लगभग कोचिंग्स में पढ़ा रहा हूँ। मेरा खुद का कोचिंग्स है, लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी बीकानेर में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंटल एंड प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज, इसको ध्यान रखना। अब ये संगठन 18 दिसंबर 2021 को स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अब देखो, जब कंजर्वेशन की बात कर रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज की बात कर रहा है, एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, क्लाइमेट की चेंज की बात कर रहा है, तो फिर निश्चित रूप से ये कोई न कोई पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होगा, है। तो क्या है, देखो, वैश्विक पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थानों से दुनिया के जितने भी जो एनवायरनमेंट से संबंधित संस्थाएं हैं, जो इसके बारे में ट्रेनिंग देती हैं, उनसे समन्वय स्थापित कर रिजल्ट ओरिएंटेड प्रशिक्षण आयोजित करना। ये काम क्या करता है, प्रशिक्षण का ही काम करता है। क्या काम करता है, प्रशिक्षण का ही कार्य करता है। और उनसे, उन संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना और रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रेनिंग देना। यानी ट्रेनिंग तो बहुत सारी होती है, बहुत सारी नियमित रूप से रोज कहीं कहीं किसी किसी विभाग में वन से संबंधित ट्रेनिंग की जाती है, वृक्ष संरक्षण के संबंध में, जैव विविधता के संबंध में, लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड यानी निष्पादित होनी चाहिए, गैर निष्पादित नहीं होनी चाहिए। यानी जिस, अगर आपने ट्रेनिंग ली है तो ट्रेनिंग ली है तो उसका रिजल्ट आना चाहिए, उसका परिणाम दिखने चाहिए हमें। इसका संचालन अमृता देवी सोसाइटी फॉर फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग के माध्यम से होता है, इसका जो संचालन है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएस मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी इस प्रकार की संस्थाएं पूछ लेते हैं, फिर स्टूडेंट ढूंढते हैं कहाँ से आ गया, ठीक है। चलो, इको टूरिज्म पॉलिसी 2021, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इको टूरिज्म पॉलिसी, ई वेस्ट पॉलिसी 2022-23 में बनेगी। ई वेस्ट रिसाइकल पार्क 2022-23 में स्थापित होगा। यानी ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे जो ई वेस्ट पॉलिसी है, ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क है, ये 2022-23 के बजट में घोषित है, ये, ठीक है। इको टूरिज्म नीति है 2021 में है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटन को बढ़ावा देना है, पर्यटन को क्या देना, बढ़ावा देना है, समझ गए। ध्यान रखना, ये फैक्ट है, टोटल फैक्ट है, फैक्चुअल है, आपको याद करना पड़ेगा। इको टूरिज्म पॉलिसी का 21 की है, ई वेस्ट पॉलिसी 22-23 की है, और ई वेस्ट रिसाइकल पार्क यानी वह स्थान जहां पर जो ई वेस्ट आएगा, इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट आएगा, उसको रिसाइकल किया जाएगा, उनको तोड़ मरोड़ करके, तोड़ा करके वापस सही किया जाएगा। सही किया मतलब कुछ नई चीज बनाई जाएगी उससे। अब ये कुछ सूजस के इफेक्ट हैं, अपने पहले किए हैं। देखो, राजस्थान टाइगर प्रोजेक्ट कितने हैं, अपने किए हैं, 4 हैं। अभ्यारण्य कितने हैं, अपने पहले किए थे, 27 है। कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं, कितना है, 15 है। चिड़ियाघर कितने हैं राजस्थान में टोटल, अभी वर्तमान में 5 हैं। अब कह रहे हैं कि इसका पूरे का क्षेत्रफल जोड़ दिया जाए इन सब का, इस 27 उद्यानों का, 15 कंजर्वेशन क्षेत्र का, टाइगर प्रोजेक्ट का, तो क्षेत्रफल कितना आता है, 11,943.362 वर्ग किलोमीटर आता है। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इस नीति की बिंदु क्या है, किस नीति के,
इको टूरिज्म पॉलिसी के बिंदु क्या है, इसके हैं क्या क्या करना है। ट्रैकिंग का काम होगा इसमें, बर्ड वॉचिंग का होगा, हाइकिंग का होगा, बोटिंग ओवरनाइट कैंपिंग का होगा, सफारी होगी उसमें, साइकिलिंग होगी। और ये 18 वर्ष के लिए तैयार की जाएगी। जो इको टूरिज्म पॉलिसी 2021 है, कितने वर्ष के लिए की जाएगी, 18 वर्ष के लिए की जाएगी। जैव विविधता संरक्षण के संबंधित स्थानीय नियम बनाए जाएंगे। दायित्व और सतत प्रबंधन के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर नीति बनाई जाएगी। समझ गए। अब देखो, ये एक नया कॉन्सेप्ट आया, अरण्यक। वैसे अरण्यक का अर्थ वन होता है, जंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वन और जंगल से संबंधित ही है, लेकिन ये वन और जंगल थोड़ा सा अलग टाइप का है। ये क्या है, एक बुकिंग पोर्टल है एक प्रकार का। अरण्यक सेवा शुरू की गई है। क्या की गई है, ऑनलाइन सफारी की बुकिंग व परमिट के लिए राज्य के वन विभाग द्वारा ये अरण्यक सेवा शुरू की गई है। क्या की गई है, अरण्यक सेवा, जिसमें कोई व्यक्ति को जो घूमने जाते हैं, पर्यटक हैं, वो किसी स्थान पर या प्राकृतिक स्थान पर, अभ्यारण्य है, कोई वन्य जीव उद्यान है, कहीं पर घूमने जा रहे हैं, तो उनको पहले क्या करनी पड़ेगी, बुकिंग करनी पड़ेगी। तो ये बुकिंग है वो ऑनलाइन होगी। क्या होगी, ऑनलाइन होगी, एक ही जगह कि आप कहाँ घूमने जा रहे हैं, ताकि आपके अनुसार वहाँ पर उस फैसिलिटी को स्थापित किया जा सके या उसको डेवलप किया जा सके, ताकि ध्यान रहे कि यहाँ कितने आ रहे हैं, उसके अनुसार ज़्यादा सरकार को, प्रशासन को भी पता होना चाहिए कि यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, ताकि आपके लिए अनुकूल व्यवस्था बनाई जाए। तो इन निम्नलिखित सफारियों की बुकिंग एक ही स्थान से कर दी गई है। ये जो लिस्ट आ रही है, इसमें एक ही स्थान पर उनकी बुकिंग होगी, और वो कहाँ होगी, अरण्यक में होगी। अरण्यक एक पोर्टल है, एक तरह से कंप्यूटर फैसिलिटी है, जहाँ पर आप जाकर के अरण्यक आप अगर टाइप करोगे मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो वो एक इस प्रकार बुकिंग पोर्टल आएगा। वो रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट है, इसके लिए सीधी सी बात है, इसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा इसमें, जो ऑनलाइन बुकिंग होगी वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ऐसे उन स्थानों की होगी जो फेमस हैं, जहाँ लोगों का रुझान ज़्यादा है, जिसको लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या जहाँ लोग जाना देखना पसंद करते हैं, वहीं की होगी। अब राजस्थान में कोई आए, घूमने के लिए आए राजस्थान के, कि राजस्थान मुझे घूमना है, तो रणथंभौर नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा, वो सरिस्का नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा, वो केवला देव नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा। इन तीनों स्थानों पर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मुझे यार राजस्थान के टाइगर देखने हैं या राजस्थान के उद्यान देखने हैं, तो अपन क्या कहेंगे, भाई रणथंभौर चला जा, कि और के केवला देव चला जा, कि और क्या, और सरिस्का चला जा, कि और क्या, मुकुंदरा हिल चला जा, कि और अजीबोगरीब देखना है तो कुंभलगढ़ उद्यान चला जा, तो कि और सीता माता उद्यान चला जा, उड़न गिलहरी पाई जाती है। कि मुझे तो भालू देखने हैं तो सुंदा माता उद्यान में चले जा, रीछ या भालू देखने हैं तो सुंदा माता उद्यान में चला जा। कि नहीं, मुझे तो रेगिस्तान देखना है तो कहाँ चला जा, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में फैला हुआ है, वहाँ चला जा। कि मुझे तो गोडाउन पक्षी देखने हैं तो राष्ट्रीय उद्यान मरु उद्यान में चला जा, या फिर सोरसन चला जाओ, या फिर वहाँ पर अजमेर में एक स्थान है, वहाँ चले जाओ। ठीक, झालाना में लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र बनाया, तेंदुआ का एक वो बनाया गया है, रिजर्व क्षेत्र बनाया गया, ये अभी नया है, ये 22-23 का ही है। आमागढ़ जो जयपुर में ही है, यहाँ पर भी एक लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। झालाना और आमागढ़ ये राजस्थान के जो लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र है, ठीक है, ये ध्यान रखना अरण्यक का। इसके अलावा सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ यहाँ पर भी है, उदयपुर में है ये। सज्जनगढ़ कौन नहीं जाना चाहेगा, बहुत ज़बरदस्त है ये, वनस्पति की दृष्टि से बहुत घना क्षेत्र है, बहुत अच्छा है, स्वास्थ्यवर्धक है, हर कोई जाना चाहेगा। सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, ये राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क है। सज्जनगढ़ 2015 में बना था। दूसरा बायोलॉजिकल पार्क है ये जयपुर का नाहरगढ़ है, तो ध्यान रखना। माउंट आबू का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये तो हर कोई जाना चाहता है, राजस्थान आए और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए सिरोही नहीं जाए तो फिर कहाँ जाएगा। एलिफेंट विलेज जयपुर में है, आमेर। नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क, ये देखो, ये पहला जूलॉजिकल पार्क है, ये दूसरा जूलॉजिकल पार्क है। बर्ड पार्क है, ये जयपुर में है। अब ये देखो, ये सिंगल प्रश्न नहीं आएंगे, ये आएंगे तो सीधे वो इस फॉर्मेट में आएंगे कि एक साथ 4 प्रश्न पूछेंगे, यानी एक ही ऑप्शन में 4 दे दिए और पूछ लिया। बर्ड पार्क जयपुर दे दिया, माचिया बायोलॉजिकल पार्क जोधपुर दे दिया, अभेड़ा बायोलॉजी पार्क कोटोटा दे दिया, एलिफेंट विलेज जोधपुर दे दिया। बताओ गलत कौन सा है।
बताओ गलत कौन सा है। तो ये देखो, बायो माचिया सफारी बायोलॉजिकल पार्क, सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, और आभेड़ा, ये कोटा में है आभेड़ा, आभेड़ा में आभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, ये कोटा में है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनको रट ही लो। सज्जनगढ़, नाहरगढ़, माचिया, अभेड़ा, सज्जनगढ़, नाहरगढ़, माचिया, अभेड़ा, सज्जनगढ़, 2-4 बार करोगे तो ये अपने आप कनेक्ट हो जाएंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इनके लिए क्या किया उन्होंने, आरण्यक नामक एक जो साइट बनाई है, वहां पर इनको ऑनलाइन बुकिंग होगी। केवला देव, ये उस ज़्यादा है नहीं, आपकी किताबों में मिल जाएगा, बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा ये। मेरी बुक में भी बहुत डिटेल में दे रखा है इसको। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये इसमें आया था, ये सूजस का ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसे बहुत मतलब छोटा सा क्या था, बहुत काफ़ी कुछ दे रखा था, वो इतना अपने काम का है नहीं, क्योंकि ये जो सूजस है जून वाली, ये सारी सारी पर्यावरण विशेषांक पर आधारित थी। तो ये केवला देव कहाँ है, भरतपुर में। अब केवला देव गाँव है जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, उस मंदिर के आसपास जो फैला उद्यान है वो केवला देव है। केवला देव भगवान शिव को कहते हैं, केवला देव भगवान शिव को कहते हैं। इसको घना पक्षी विहार भी कहते हैं, और घना नाम का एक क्या है, गांव है, ये ध्यान रखना। कुछ टीचर बताते हैं कि घना मतलब डेंसिटी ज्यादा है, सघन वन है, ऐसा नहीं है भाई, ये घना गांव है, और केवला देव भगवान शिव को कहते हैं। ये भरतपुर में है, 29 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1951 में दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि केवला देव वन्य जीव उद्यान को पानी कहाँ से मिलता है, तो पानी कहाँ से मिल रहा है इसको, चंबल उद्यान से, चंबल नदी से मिल रहा है इसको। कहाँ से मिल रहा है, चंबल नदी से मिल रहा है, ये ध्यान रखना। रामगढ़ विषधारी, ये राजस्थान का चौथा टाइगर प्रोजेक्ट है। ये रामगढ़ विषधारी हाड़ौती का वन्य पर्यटन, वन्य जीव पर्यटन, ये रामगढ़ विषधारी का एक विहंगम दृश्य है, घना पेड़ों वाला है। ये कोई महल है पुराना बीच के अंदर। ये रामगढ़, ये चौथा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। 2021 में मई 2022 में नोटिफिकेशन हुआ था, 21 में घोषणा हुई थी, जो नोटिफिकेशन है वो मई 2022 में जारी कर इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ये देखो नोटिफिकेशन 2022 में हुआ है, 16 मई 2022 को हुआ, जबकि इसको रिकॉर्ड में मतलब जो संख्या में चौथा उसको 2021 में काउंट कर लिया गया था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होता है तभी उसको किसी टाइगर रिजर्व क्षेत्र को या किसी प्राकृतिक मतलब नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इसको कंटिन्यू किया जाता है, गिना जाता है। इसका क्षेत्रफल कितना है, 303 वर्ग किलोमीटर। इतना ध्यान नहीं रखना है आपको। किसमें आता है ये, कोटा वन मंडल में आता है। इसमें आता है, राजस्थान को टोटल कितने वन मंडल हैं, टोटल वन मंडल 13 है। ठीक है, ध्यान रखना। इसे इसे 2 रेंज में बांटा गया है। कितने रेंज में बांटा गया है, 2। एक रामगढ़ रेंज है और एक जैतपुर रेंज है। रामगढ़ दोनों बूंदी में है, रामगढ़ रेंज और जैतपुर रेंज। इसके बफर वन में भीलवाड़ा का कुछ भाग भी शामिल है। किसका, इसका बफर मतलब सेंटर है। बफर मतलब मतलब वो भाग जो उसका मुख्य केंद्रीय भाग है। ठीक है, उसमें क्या है, भीलवाड़ा का कुछ भाग भी शामिल है। यानी बूंदी का जो रामगढ़ विषधारी उद्यान है उसमें भीलवाड़ा का भाग भी शामिल है। और इसमें कुल कितने गांव बसे हैं, 9 गांव बसे हुए। कितने गांव बसे हुए हैं, 9 गांव बसे हुए। ये ध्यान रखना। अपन ने कौन सा किया है, रामगढ़ विषधारी की है। ये आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र है, और झालाना 2 है। ये लेपर्ड रिजर्व क्षेत्र है, ये लेपर्ड है, तेंदुआ कहते हैं जिसको, तेंदुआ कहते हैं। ये इसका उद्घाटन हो रहा है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जयपुर के झालाना के बाद पहली कौन सी है, झालाना है, और दूसरी कौन सी है, आमागढ़ है, और दोनों कहाँ पर है, जयपुर में। अब ये लोकार्पण कब हुआ इतना ध्यान नहीं रखना है इसका, बस ये ध्यान रखना है कि पहली कौन सी है, झालाना है। झालाना जयपुर में, झालाना डोंगरी है ना, उसके आसपास है। आमागढ़, ये नाहरगढ़ उद्यान है ना, नाहरगढ़ के आसपास है आमागढ़। ये झालाना और नाहरगढ़ अभ्यारण्य के बीच में स्थित है। कौन, आमागढ़, आमागढ़। ठीक है, झालाना, आमागढ़, नाहरगढ़ में 85 लेपर्ड है, और तीनों का क्षेत्रफल 88 वर्ग किलोमीटर है। यानी यहाँ जो काउंटिंग की गई है उसमें टोटल कितने लेपर्ड आ रहे हैं, 85 लेपर्ड आ रहे हैं, 85 तेंदुए हैं यहाँ पर। तो ध्यान रखना,
देखो मैं एक बार रिपीट करता हूँ। राजस्थान का पहला बायोलॉजिकल पार्क कौन सा है? सज्जनगढ़। दूसरा कौन सा है? नाहरगढ़। तीसरा कौन सा है? माचे सफारी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और चौथा कौन सा है? चौथा आपने किया था ना, ये देखो, अभेड़ा कोटा वाला है, कोटा वाला, ध्यान रखना। ठीक है, इसी प्रकार पहला लेपर्ड सफारी कौन सा है? चालाना। दूसरा कौन सा है? आमागढ़। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, ये अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है, कोटा का है। ये इसका कंस्ट्रक्टिव एरिया है इसका, जहाँ पर इसका संचालन होता है ये पूरा। और ये उसका नेचुरल एरिया है, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कोटा में है। ये 2012 में कोटा वन मंडल में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया था? 2012 में कोटा में स्थापित किया गया था। 143 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये प्रस्तावित पार्क है। और 1 दिसंबर 2021 को, पिछले साल 1 दिसंबर 2021 को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली ने स्थापना की स्वीकृति दी। यानी ये केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत उद्यान है, बायोलॉजिकल पार्क। पहला कौन सा था? सज्जनगढ़। दूसरा कौन सा था? नाहरगढ़। तीसरा माचे सफारी। और चौथा अभेड़ा। अब पर्यावरण संरक्षण के संबंध में कुछ शब्दावलियां हैं, अपने यहाँ काम आएगी। देखो, ओरण क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप सबको पता है, ग्रामीण क्षेत्र से, ग्रामीण संस्कृति से, गांव में रहने वाले बच्चों को सबको पता है कि ओरण क्या होता है। ओरण जितने भी अपने लोक देवता हैं, लोक देवियां हैं, उनका जो थान होता है, उन थान के आसपास का जो वन क्षेत्र होता है, जंगल क्षेत्र होता है, उसको ओरण बोलते हैं। यानी धार्मिक वन कहते हैं, या देव वन भी कहते हैं उनको। धार्मिक आस्था से जुड़ा वन क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? ओरण कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? कटाई छटाई तो परमिटेड होती है, लेकिन वनों की कटाई, छटाई तो, छटनी तो हो सकती है, पेड़ों की छंगाई हो सकती है, लेकिन पेड़ों की कटाई नहीं होती है, कटाई वर्जित होती है। पशुचारण होता है इसमें, पेड़ों की कटाई नहीं होती है, केवल छंगाई कर सकते हैं। ये क्या होता है? लोक देवता, लोक देवियां, वीर जुझारों के, देव स्थानों के चारों तरफ स्थित वन क्षेत्र होता है। क्या कहलाता है? ओरण। रोटू, रोटू ये नागौर में है, जहाँ जाम्बोजी ने 3700 खेजड़ी के पेड़ लगाए थे। जब जाम्बोजी यहाँ का रोटू गांव में कोई मायरा भरने के लिए आए थे, तो उस दौरान वो जाम्बोजी भी थे, काफ़ी उनके साथ दूधा भी थे, और मेवाड़ के शासक, और उनके मेवाड़ के और मारवाड़ के भी शासक और जागीरदार इनके साथ थे, कुछ संत भी साथ थे उन्होंने। तब उन्होंने देखा कि जो रोटू वाला क्षेत्र है ये बड़ा नग्न क्षेत्र है। नग्न का मतलब है वृक्षारोपण की दृष्टि से नग्न क्षेत्र है। तो उन्होंने एक साथ अपने चमत्कार से 3700 पेड़ लगवाए थे, खेजड़ी के पेड़। फिर लोगों ने विरोध किया, लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसे तो ये खेतों में चिड़ियाओं का आना जाना हो जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगी। तब जाम्बोजी ने वरदान दिया कि यहाँ चिड़िया आएगी जरूर, पेड़ पर बैठेगी जरूर, रात बिताएगी जरूर, लेकिन वहाँ पर वो पेड़ों को, उस फसल को नष्ट नहीं करेगी। और उनका वरदान आज भी जारी है। तो ध्यान रखना। तो कोई पूछ ले कभी कि जाम्बोजी ने किस क्षेत्र में अपने चमत्कार से या वृक्षारोपण करवाया था, तो 3700 पेड़, संख्या अलग अलग मिलेगी आपको। अमृता देवी, ये नाम जग जाहिर है, किसी सबको पता है, ये दुनिया में फेमस है। ये 1730 की बात है, 1730 की बात है। 1730 में जोधपुर के शासक थे अभय सिंह, जोधपुर के शासक थे अभय सिंह। उनको राज परिवार को कुछ राज्य में वनों के, पेड़ों की, कुछ लकड़ियों की जरूरत थी। तो उन्होंने अपने अधिकारी गिरधारी सिंह को आदेश दिया कि जोधपुर के आसपास जहाँ खेजड़ी के पेड़ हैं उनको काटा जाए। तो ये 1730 की बात है ये, ठीक है, ध्यान रखना। और फिर क्या हुआ कि उन्होंने ये जो खेजड़ली गांव है, खेजड़ली गांव के आसपास कटाई का काम शुरू हुआ। तो वहाँ स्थानीय लोगों ने, खेजड़ी गांव के लोगों ने, विशेषकर बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने इसका विरोध किया खेजड़ली गांव में 1730 में। तो वहाँ पर 363 स्त्री पुरुष बच्चे हैं वो शहीद हुए, जिनका नेतृत्व किसने किया? अमृता देवी ने किया था, जिसका नेतृत्व अमृता देवी ने किया था। और पेड़ों को काटने बचाने के लिए प्राण त्याग दिए। और अमृता देवी के साथ उनकी 3 बेटियां, जिनका नाम है आसू, रत्नी और भागू, आसू, रत्नी और भागू भी शहीद हुए थे, पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हुए थे।
अभी जो भारत का जो एक चिपको वन संरक्षण के लिए बचाने के लिए एक आंदोलन है, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की जो प्रेरणा है, चिपको आंदोलन ने जो पेड़ों को बचाने के लिए चिपको जो शब्द का प्रयोग किया है वो खेजड़ली से ही लिया, खेजड़ली घटना से ही प्रेरित है। चिपको आंदोलन के जनक कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद है। ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था, तत्कालीन उत्तर प्रदेश से, और वर्तमान का उत्तराखंड से शुरू हुआ था। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, ये भी आया हुआ था सुजस की किताब में। ठीक है। अप्पिको आंदोलन, ये एक ही शब्द है, अप्पिको आंदोलन। ये 1983 में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में पांडुरंग हेगड़े ने शुरू किया था। ये कुछ नहीं, वही है, चिपको आंदोलन की जैसा कॉन्सेप्ट ही है, चिपको आंदोलन जैसा ही कॉन्सेप्ट है। यानी इसको अप्पिको आंदोलन कहते हैं। यानी कर्नाटक में उत्तर कन्नड़ जिले में पांडुरंग हेगड़े ने इसका नेतृत्व किया था। उन्होंने यानी पेड़ों को चिपक कर पेड़ों को बचाने का प्रयास किया। सूजस में एक इसका भी आया था, साइलेंट वैली आंदोलन। साइलेंट वैली आंदोलन यानी ये साइलेंट वैली आंदोलन है, ये केरल में है। एक्चुअल में ये साइलेंट घाटी है, वो साइलेंट घाटी उद्यान है, ये केरल में है। तो वहाँ पर क्या है, 89 वर्ग किलोमीटर में जैव विविधता से पूर्ण क्षेत्र, यानी 89 किलोमीटर एरिया ऐसा है जो बिल्कुल सघन घना वन क्षेत्र है। 1985 में इसको राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित किया था। क्या किया? राष्ट्रीय आरक्षित वन घोषित किया। यहाँ पर दिक्कत क्या हुई कि यहाँ कुंती पुंज नदी है, कुंती पुंज नदी है, उस पर 200 मेगावाट का एक विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। उससे क्या होगा कि इस घाटी की जो जैव विविधता है, पर्यावरण संरक्षण को क्या कहेंगे, बाधा पहुंचेगी या उसको तो नुकसान होगा। तो उस नुकसान से बचने के लिए वहाँ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इसके विरोध किया, और विरोध के परिणाम स्वरूप ये योजना क्या कर दी गई, अस्वीकार कर दी गई। ठीक है, ये ध्यान रखना। जंगल बचाओ आंदोलन, ये 1980 में बिहार के सागवान पेड़ों को बचाने के लिए, बिहार में सागवान पेड़ के यानी सागवान पेड़ को बचाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध बने हुए हैं, जिसमें इंदिरा सरोवर, सरदार सरोवर और महेश्वर, 3 बड़े बांध हैं। तो क्या हुआ कि जब बांध बनाए गए तो बांधों की ऊंचाई ज़्यादा थी, तो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा, जंगल खराब हो गए। तो उस वन संरक्षण को बचाने के लिए इसके विरुद्ध 1985 या उससे पहले ये आंदोलन शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व मेघा पाटेकर और बाबा आमटे ने किए। ये मेघा पाटेकर कभी कभी देश के विरोध में भी स्टेटमेंट देती रहती है, ये पर्यावरणविद कहती है अपने आप को। ठीक है, ये काम ठीक किया उसने पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो मेघा पाटेकर और बाबा आमटे, तो इन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब ये योजना कब की है? सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन कब हुआ? 1961 में हुआ था। कब हुआ? 1961 में हुआ था। 1969 में नर्मदा नदी जल विवाद न्यायाधिकरण बनाया गया, ताकि राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात के बीच में जल विवाद को हल किया जा सके। क्योंकि नर्मदा नदी से राजस्थान को पानी मिलता है, मध्य प्रदेश को पानी मिलता है और गुजरात को पानी मिलता है। अब कई सोच रहे होंगे कि राजस्थान को पानी कैसे मिलता है? अगर ध्यान हो तो नर्मदा नदी से, यानी जो सरदार सरोवर बांध है, वहाँ से एक नहर निकाली गई है, एक नहर निकाली गई है, जिस नहर का नाम क्या है? नर्मदा नहर। ये नहर राजस्थान में जालोर में प्रवेश करती है। ये नहर राजस्थान में जालोर में प्रवेश करती है, और जालोर के सीलू गांव में पहली बार 2008 में इसका पानी छोड़ा गया था। और जालोर और बाड़मेर के कुछ गांवों को, लगभग 1400 गांवों को सिंचाई की सुविधा, पेयजल उपलब्ध होने की योजना है ये। और इसमें क्या है, इसकी नहर की लंबाई टोटल 458 किलोमीटर है। इस नहर की लंबाई, यानी उद्गम स्थल से लेकर राजस्थान तक इसकी लंबाई 458 किलोमीटर है। इस नहर की एक विशेषता है, इसमें केवल फव्वारा सिंचाई होगा। ठीक है, क्यारी सिंचाई, खाड़ा सिंचाई, यानी क्या कहते हैं, फ्लड सिंचाई नहीं होगी, फव्वारा सिंचाई होगा। इसमें पानी का कनेक्शन उसी किसान को दिया जाएगा जो फव्वारा लगा चुका है, खेत में फव्वारे लगा चुका है, अन्यथा उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। टिहरी बांध विरोधी आंदोलन, ये गढ़वाल क्षेत्र में, उत्तराखंड के गढ़वाल में भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर एक बांध बनाया गया, जिसका नाम है टिहरी बांध। ये भी विरोध का कारण पर्यावरण संरक्षण है, और यहाँ विरोध किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद ने। ठीक है, ध्यान रखना है इसका।
अब ये खेजड़ली, खेजड़ली के बारे में पूरा डिटेल आई थी, पूरा निबंध आया था इसका। ये खेजड़ी का पेड़ है, ये खेजड़ी का पेड़ है जो पानी के अभाव में भी हरा भरा रहता है। ठीक है, ध्यान रखना। इसको मरुस्थल का वरदान भी कहते हैं, ये मरुस्थल का वरदान भी कहते हैं। इसको कल्प वृक्ष भी कहते हैं, खेजड़ी को क्या कहते हैं? कल्प वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक दोहा है, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, कि अगर एक सिर के बदले में अगर एक पेड़ बच जाए तो भी वो सस्ता है, यानी सिर सस्ता है, पेड़ महंगा है। ठीक है, अब यहाँ पर खेजड़ली गांव में जो मैंने बताया था 1730 में 363 स्त्री पुरुष बच्चे, जिसमें अमृता देवी शामिल थी। अमृता देवी की 3 बेटियां शामिल थी उसमें। उन पेड़ को बचाने के लिए शहीद हुई थी, पेड़ों को बचाने के लिए। इस समय जोधपुर के शासक अभय सिंह थे। अब रियासत को पैसों उसकी जरूरत थी, पेड़ों की जरूरत थी, वनस्पति इमारती लकड़ी की या जो भी लकड़ियाँ हैं उन जलाने के लिए या कोयला बनाने के लिए जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों को काटने का आदेश दिया। गिरधारी सिंह गया वहाँ पर और पेड़ों को और जबरदस्ती काटा। तो महिलाओं ने क्या किया, देखो 60 गांवों के 217 परिवार, 60 गांवों के 217 परिवारों में 394 पुरुष और 65 महिलाओं का बलिदान इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, भाद्र इसका मेला कब लगता है? भाद्र शुक्ल दशमी को, जिस दिन रामदेव जी का मेला लगता है उसी दिन ये मेला लगता है। रामदेव जी का मेला दशमी को लगता है। दशमी को जागरण हुआ था और 11 को रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता हैं जिन्होंने जीवित समाधि ली थी ऑन रिकॉर्ड, बाकी तो और भी हो सकते हैं। 5 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। 5 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस नहीं कह रहा हूं मैं, बलिदान दिवस मनाया जाता है, ये ध्यान रखना। 2020-21 में खेजड़ली में शहीद स्मारक बनाया गया जिन पर 363 शहीदों के नाम है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस की थीम ये भी इसी में ही है, यानी 2022 में जो विश्व पर्यावरण दिवस था जो 5 जून को मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो उसकी थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ। संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्यक्रम था, ये एनवायरमेंट प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है ना, 1972 से मनाया जा रहा है। पहली बार 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई थी, क्योंकि 5 जून को सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम में। तो इसके ओनली वन अर्थ, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, किसी भी एग्जाम पूछ सकते हैं। इस अवसर पर राजस्थान सरकार की थीम क्या थी? हाँ, ये देखो प्रश्न पूछे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया 2022 में, उसकी थीम क्या थी? तो ओनली वन अर्थ। अब पूछते कि राजस्थान सरकार की थीम क्या थी? तो ये सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, ये थीम है। और पता ही होगा 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है। वो बात अलग है कि अभी भी लगभग हर दुकान में आपको प्लास्टिक थैलियाँ मिल जाएगी, क्योंकि हम लोग ही जागरूक नहीं हैं तो दुकान वाला तो रखेगा ही। फैक्ट्रियाँ बंद करनी चाहिए पहले और उसके बाद इस पर रोक लगानी चाहिए। फैक्ट्रियाँ चालू हैं तो चालू हुई फैक्ट्री, उसका पैसा इन्वेस्ट हुआ है तो बेचारा प्लास्टिक तो थैलियाँ तो बनाई गई। 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ये देखो, ये अमृता देवी है, ये अमृता देवी है और ये इनकी 3 बेटियां मान सकते हैं अपन। ठीक है, स्वामित्व योजना ये क्या है? ये एक राजस्थान सरकार की बहुत ही जबरदस्त मस्त योजना है। कि जो मस्त योजना कहने का मतलब ये है कि ये गांवों में जो पट्टे बनाए जाते हैं, तो पट्टे बनाने के लिए ड्रोन का उपयोग किया गया और उससे भूमि का मापन किया गया, जगह का मापन किया गया, उससे फोटो लिए गए और फिर उसको संबंधित विभाग को दिया गया और पट्टे जारी किए गए। 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ किया गया। ये पुरानी योजना है लेकिन इस सूची में इसकी डिटेल आई थी, इसके जो परिणाम आ रहे हैं उसकी वजह से ये पायलट फेज में जैसलमेर और दौसा को शामिल किया गया, यानी शुरू में जैसलमेर और दौसा शामिल था। किसमें? स्वामित्व योजना में। 24 अप्रैल 2021 को पूरे देश में लागू है, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम एरिया। इसमें ड्रोन सर्वे की सहायता से राजस्व गांवों में
आबादी क्षेत्र की संपत्ति का डिजिटल पट्टे जारी किए जाते हैं। राजस्व गांव में जबरदस्ती बसे हुए गांव नहीं, जो रेवेन्यू गांव है जिनका रिकॉर्ड रेवेन्यू विभाग के पास है, उन गांवों का ड्रोन के द्वारा सर्वे किया जाता है, चित्र बनाए जाते हैं, फोटो खींचे जाते हैं और फिर उनका डिजिटल पट्टा जारी किया जाता है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन करेगा इसका जो संचालन कौन कर रहा है? जिला परिषद कर रही है, राजस्व विभाग कर रहा है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग कर रहा है। ये तीनों मिलकर ये काम कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर क्या हो गया? जिला परिषद हो गया। राज्य स्तर पर कौन हो गया? राजस्व विभाग हो गया। और राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा हो गया? भारतीय सर्वेक्षण विभाग हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये ड्रोन है और ये कोई मशीन है जिसके द्वारा ड्रोन का डिजिटल फोटो लिया जा रहा है। ये बताया गया है, मशीन गाँव में घूम रहा है, ज़्यादा फोटो लेगा वहाँ पर, ठीक है, फिर उसका डिजिटल बनाएगा, फिर ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है, ये संबंधित राज्यों को भेजा जाएगा, राजस्व विभाग को भेजा जाएगा, फिर ये जिला परिषद को भेजेगा और वहाँ पर इसका पंचायत समिति के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल ये 28 अगस्त को शुरू हुए, 2 अक्टूबर तक चलेंगे। देखो 28 अगस्त यानी सितंबर अक्टूबर, यानी सितंबर और अक्टूबर, लगभग 1 महीने से ज़्यादा चलेंगे। देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन हो रहा है। लाखों की संख्या में इसमें बच्चों ने अपना पंजीकरण करवाया है। इसमें क्या कौन कौन से खेल होंगे? और भी हैं, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस, क्रिकेट, खो खो, हॉकी। और इसमें कौन भाग ले रहे हैं? 15 वर्ष से लेकर 71 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग लेंगे। 71 साल का व्यक्ति भी भाग लेगा। ये ताल छापर उद्यान है, मैंने बताया था। ये जो सूजस हैं ये विशेषकर किस पर आधारित है? इस पे पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। पर्यावरण तो ये ताल छापर है, ताल छापर उद्यान चूरू में है। ये ताल छापर 1962 में वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है इसको। यहाँ क्या है? देखो ये चीजें बहुत काम की हैं। यहाँ कुर्जा पाया जाता है, काला नाग, गो, सांडा, काला नाग, काला हिरण पाए जाते हैं। ये कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है। गो, सांडा। सांडा एक गो टाइप का जीव होता है, लंबा सा, पीले, हल्के पीले रंग का होता है। ये जो सांडा है ना, ये भी लुप्त होने वालों में शामिल है। बीकानेर में गजनेर उद्यान है, गजनेर उद्यान में ये सांडा बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गजनेर उद्यान में सांडा बहुत पाया जाता है और इसका शुभंकर भी है ये सांडा। यहाँ पर बेर और लाड़ा झाड़ी पाई जाती है। बेर झाड़ी बोटी होती है, वो है। घास कौन कौन सी है? ये मोठ घास पाई जाती है, लापला, घोड़ा दूब आदि। कभी पूछ लापला क्या है, मोठ क्या है, तो ज़्यादातर मोठ का तो ये कहेंगे कि दाल है। ये दाल नहीं है, ये घास है। और ये जो ये हिरण है ये, ठीक है। तो ये अपना जून की सूजस कंप्लीट है आपके लिए, ठीक है। तो आप इसको बार बार सुने, पढ़ें। अब ये मेरा ऐप है, अपनी बुक के नाम से ऐप मिलेगा इस प्रकार, अपनी बुक अपनी क्लास लक्ष्य कंपटीशन एकेडमी। इस ऐप पे जाकर के आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। मैंने बहुत ही उच्च स्तरीय टेस्ट बनाए हैं इसमें। राजस्थान के लगभग 5000 क्वेश्चन का एक टेस्ट सीरीज है जिसमें 50-50 के सेट हैं। बहुत ही काम के हैं इतने, मतलब आप उसको पढ़ोगे तो आप कहोगे कि इससे बेहतर कोई टेस्ट नहीं होगा, इससे बेहतर कोई टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। इसमें मेरा सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और रीड के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का पूरा टेस्ट सीरीज है। मेरे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे आपको, मेरे रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, आप उनको देखें, ठीक है। वैसे वो परचेज करने पड़ेंगे आपको, निःशुल्क नहीं है, ठीक है। बहुत काम के हैं। मेरा जो साइकोलॉजी है लगभग 45-46 क्लास में पूरा साइकोलॉजी है, पूरा कंप्लीट साइकोलॉजी है। और वो साइकोलॉजी जो मैंने मैटर तैयार किया गया है वो बिल्कुल अधिकृत किताबों से है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बुक से लिया कुछ मैटर में चंडीगढ़ से यूनिवर्सिटी से लिया है, कुछ मैटर में राजस्थान यूनिवर्सिटी से लिया है। उसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की बहुत सारी बुक्स हैं, साइकोलॉजी की 2-3 बुक्स आती है, उनसे मैटर लिया है, ठीक है। तो आप इस ऐप को ज्वाइन करें, इस ऐप को डाउनलोड करें, फिर उसको ज्वाइन करें। आपको निश्चित सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। शब्द का ध्यान रखें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आपने अगर पूरा तन मन और धन से उसको अगर पूर्ण रूप से समर्पित है तो आपकी सफलता की मैं कामना करता हूं कि आपके लिए 2022 का ये समय है, 2022-23 का बजट वाला समय है, जिसमें आपकी सरकारी नौकरी लगे। थैंक यू।